गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा क्लास 12 सीबीएसई और आरबीएसई का चैप्टर 7 का लेक्चर 6 है। ठीक है, देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑक्सीजन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि ऑक्सीजन फैमिली में क्या ट्रेंड्स होते हैं। कुछ ट्रेंड्स जनरल थे लेकिन कुछ में चेंजेस थे। तो जो चेंजेस थे वो किस कारण से थे, ऑक्सीजन के एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण, मतलब थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रही है क्योंकि उसका साइज छोटा है, उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अब हम डिफरेंट टाइप के ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन जो है वो दो फॉर्म में मिलती है, 2 एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है। एक तो O2 के फॉर्म में और एक O3 के फॉर्म में। O2 में जो एटोमेटिसिटी है, एटोमेटिसिटी का मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, अब यदि हमें ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है तो देखो आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा हुआ है MOT डायग्राम से। यदि आप डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। पैरामैग्नेटिक का मतलब उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और O2 कैसी गैस है, O2 एक कलरलेस और टेस्टलेस गैस है, यानी रंगहीन और स्वादहीन गैस है। ठीक है, अब इसको यदि हमें बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि KClO3 को यदि हम गर्म करें, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करें तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। या हम क्या करें, हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लें और उसको थर्मली डिकम्पोज कर दें, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को जब हम थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो O2 गैस निकलती है। इसके अलावा हम इसको इंडस्ट्रियली भी फॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम इसको इंडस्ट्रियली फॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, यदि हमें वैसे आपके कोर्स में है नहीं लेकिन इंडस्ट्रियली यदि हमें फॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम। ठीक है, तो जब हम H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर ऑक्सीजन हमें कहाँ पर मिलती है, ऑक्सीजन हमें एनोड पर मिलती है। कहाँ मिलती है, एनोड पर मिलती है, एनोड पर मिलती है यदि हमने H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है तो। अब इसके हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ें तो यदि मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन तो मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, नॉन मेटल के साथ करेगा तो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। और आपको पता है मेटल के जितने भी ऑक्साइड है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। क्यों, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, नॉन मेटल हमने ले लिया कार्बन, कार्बन की ऑक्सीजन से रिएक्शन की CO2। अब यदि हम इसे वाटर में डिजोल्व करें तो क्या बनेगा, एसिड बन जाता है, इसलिए ये कैसे है, एसिडिक ऑक्साइड है। और मेटल को लिया, मेटल लिया सोडियम, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो बना सोडियम का ऑक्साइड, जिसकी वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना, बेस। तो मेटल की जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड भी है और मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक है। इसके अलावा तो ये दो टाइप की रिएक्शन तो ये हो गई 1 और 2। अब थर्ड रिएक्शन देखिए कि यदि किसी भी कंपाउंड को ले लिया हमने, कोई कंपाउंड ले लिया जैसे जिंक सल्फाइड ले लिया, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। अब लर्न करिए कि यदि सल्फाइड लेते हैं हम तो कौन सा प्रोसेस होता है, रोस्टिंग होता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है इसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, SO2 गैस बाहर निकल जाती है और मेटल, जो भी आपने मेटल लिया है उसका ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। यदि आपने मीथेन लिया, मीथेन कोई भी चीज को यदि आप बर्न करते हो तो किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जो बर्निंग रिएक्शन होती है वो क्या होती है, कंबशन रिएक्शन होती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्लियर। फिर उसके बाद आपके पास है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन में जिंक सल्फाइड को किया तो ये रोस्टिंग रिएक्शन हो गई, और मीथेन को किया तो ये दहन की अभिक्रिया हो गई। ठीक है, फिर है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण। उत्प्रेरक की ऑक्सीकरण का मतलब कि यदि आपने गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो SO2 किस में बदल जाती है, SO3 गैस में बदल जाती है। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पर +6 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यदि बढ़ रहा है इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, इसके अलावा यदि हम O2 के ये देखें कि O2 का यूज कहाँ कहाँ पर है, तो देखिए रेस्पिरेशन में, सांस लेने में काम में आते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, ठीक है, जो कि यदि हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें सांस लेने में तकलीफ होती है तो ऑक्सीजन के सिलेंडर लगा के जाते हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन के सिलेंडर काम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन को यूज करते हैं। फिर आपके पास आती है ओजोन। ओजोन इसमें 3 एटोमेटिसिटी है, ये डायमैग्नेटिक है, पेल ब्लू कलर की है। इसको कैसे बनाएंगे, ऑक्सीजन का साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे तो ओजोन बन जाएगा। अब ओजोन जो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि ये टूटकर क्या बनाती है, नवजात ऑक्सीजन बनाती है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाती है।
इसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है, इसलिए ये कैसे काम करती है, ऐसे जर्मीसाइड काम करती है। जर्मीसाइड का मतलब जर्म्स को किल करती है। ये हमने 11th में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जहाँ पर पढ़ा था वहाँ पर भी हमने रिएक्शन इस टाइप की पढ़ी हुई है, ठीक है। अब आप देखो कि इसकी आपसे यदि ये पूछता है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में कोई रिएक्शन बताइए, तो देखो सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर देती है, सल्फेट में कन्वर्ट कर देती है। अब ओजोन ऑक्सीडेशन कर रहा है, यदि ओजोन इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए आप, उससे आपका हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से सेकंड रिएक्शन है, आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है। आयोडाइड में -1 है, यहाँ पर 0 है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में काम में आती है। अब देखो ओजोन का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ओजोन का या तो पूछेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में, या फिर ओजोन का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हम कैसे करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए देखो आपने क्या किया, इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं कि हम ब्यूरेट लेते हैं, ब्यूरेट में हाइपो लेते हैं, हाइपो का फॉर्मूला है Na2S2O3, ठीक है, और नीचे कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसमें आपने पोटेशियम आयोडाइड ले लिया। पोटेशियम आयोडाइड में कौन है, आयोडाइड है, तो ये वाली रिएक्शन हो रही है, समझ में आ रहा है। अब आयोडाइड में आपने ओजोन डाला, तो ओजोन ने इसका आयोडाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया, कौन सी गैस बाहर निकली, आयोडीन। अभी बताया आयोडाइड से आयोडीन बाहर निकली। अब ये आयोडीन जब बाहर निकल गई तो आपने तुरंत थोड़ा सा स्टार्च डाल दिया, तो स्टार्च डाल दिया तो ये कैसा, स्टार्च के डालते ही यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको, जो कि ब्लू कलर का होता है, और जब आप हाइपो से इसको टाइट्रेट करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो जैसे ही कलरलेस होता है आपका एंड पॉइंट आ जाता है, और एंड पॉइंट आ जाता है तो आप रीडिंग के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली कि ओजोन कितनी प्रेजेंट थी। फिर थर्ड टाइप आपका है एलोट्रॉप ऑफ सल्फर। यदि हम सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में मालूम करें तो सल्फर के 3 एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक है रोम्बिक सल्फर, एक है मोनोक्लिनिक सल्फर और एक है प्लास्टिक सल्फर, ठीक है। देखिए रोम्बिक सल्फर जो है वो सल्फर का कौन सा फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है, ठीक है। कैसा होता है, गहरे पीले रंग का होता है, जल में अविलेय होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है और ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछता है कि एलोट्रॉप की सल्फर का कौन सा फॉर्म रूम टेम्परेचर पर स्टेबल है, तो आप बताएंगे अल्फा फॉर्म स्टेबल है, ठीक है। बीटा फॉर्म क्या होता है, ये मोनोक्लिनिक कहलाता है, इसको हम बीटा फॉर्म कहते हैं जिसका नाम है मोनोक्लिनिक। ये कैसा होता है, डल येलो कलर का होता है, इसके क्रिस्टल कैसे होते हैं, नीडल सुई के शेप के होते हैं, ये भी वाटर इंसॉल्युबल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन, ठीक है। ये ध्यान नहीं करना है। अब आप देखो अल्फा फॉर्म बीटा फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है, तो ये टेम्परेचर जो है 369 केल्विन, ये टेम्परेचर कहलाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पर अल्फा फॉर्म जो है वो बीटा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो 369 केल्विन के ऊपर तो बीटा फॉर्म स्टेबल है और इससे नीचे अल्फा फॉर्म स्टेबल है, ठीक है। अब दोनों ही S8 फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी सल्फर का जो एलोट्रॉप अल्फा फॉर्म है या बीटा फॉर्म है, दोनों ही S8 में होंगे। और S8 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रेस्ट लाइक, ताज जैसे ताज होता है, क्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है। देखो इस तरीके से बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरीके से S8 की स्ट्रक्चर बनेगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये, और इसका जो प्लास्टिक फॉर्म है, इसका एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं गामा, ये प्लास्टिक फॉर्म होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। चेयर टाइप स्ट्रक्चर होती है। चेयर कैसे बनाते हैं, चेयर बनाया हुआ है जिसमें 3, देखो ये चेयर जैसी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ऐसे बनाई, तो इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है। तो ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और हम क्या करें, यदि हम लिक्विड सल्फर को, यदि हमने लिक्विड सल्फर लिया और उसे पानी में डाल दें, उसे हम पानी में डाल दें, तो हमें एक बहुत ही सॉफ्ट रबर लाइक स्ट्रक्चर प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक सल्फर। तो ये एक सिंपल सी चीजें हैं जिसको ये सिर्फ इसमें लर्न करने का है, कुछ याद करने का नहीं है, मतलब लर्न करने का है, कुछ बहुत ज्यादा समझने का नहीं है। तो एक बार आप रीड करेंगे और फिर उसके बाद यदि कुछ नहीं आता है तो पूछेंगे। थैंक यू।